एनसीईआरटी में ये लिखा गया है, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी को भी हम लोग यहाँ पे कवर किए। ये नोट्स जो है आपको एनसीईआरटी बेस पे बेस्ड है, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड है, आपको एनसीईआरटी भी यहाँ कवर किया जाएगा और हायर बस 6 to 12 तक के एनसीईआरटी का यहाँ हमने समराइज किया है, तो इससे आपको यहाँ बेनिफिट मिलेगा। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लग रहा है यहाँ कवर नहीं किया गया है, वो हम लोग पीवाईक्यू के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल से संबंधित है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इनसे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं, बीपीएससी आयोग द्वारा पूछे गए हैं, उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। उसके साथ ही हम लोग उसका क्या करेंगे ना, एक जो भी चैप्टर का रिवीजन होता है वो कर लेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर को रिवाइज करेंगे, ठीक है। जैसे गुप्त साम्राज्य से जितने भी क्वेश्चंस आए थे उसको लगाने से पहले पहले चैप्टर का रिवाइज करेंगे। जितने सारे शासक हुए हैं उन सभी को हम लोग पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम लोग पीवाईक्यूज लगाएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होगा, साथ साथ प्रैक्टिस भी साथ साथ होता चला जाएगा, ठीक है। तो बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और देखिए हम लोग जो यहाँ पे सेशन कर रहे हैं वो है 1992 से लेकर 2024 तक के बीपीएससी आयोग द्वारा जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप ये सेशन करते हैं तो आप 30 से 35 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं बीपीएससी एग्जामिनेशन में। चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो हम लोग सबसे पहला गुप्त साम्राज्य के बारे में समझते हैं, गुप्त साम्राज्य की भूमिका को देखते हैं। भूमिका जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें शासक कौन कौन से थे, ठीक है, कौन कौन इंपॉर्टेंट शासक थे। तो सबसे पहले जो शासक गुप्त साम्राज्य के आते हैं वो है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, उसके बाद हमारे आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद आपको आते हैं रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, और उसके बाद कुमारगुप्त, और आखिरी शासक जो आते हैं वो स्कंदगुप्त। तो ये आठों शासक को हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इस आठों शासक के बारे में हम लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यूज लगाएंगे, इससे हम लोग का प्रैक्टिस और इनहेंस होगा। तो चलिए बिना देरी के हुए देखते हैं। तो सबसे पहले हम गुप्त साम्राज्य की भूमिका को देखते हैं, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य की भूमिका में सबसे पहला जो पॉइंट है वो कह रहा है 322 बीसी के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ये मौर्य साम्राज्य के बारे में बता रहा है, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। उसके बाद कह रहा है परंतु अशोक की मृत्यु के बाद, अशोक की जैसी मृत्यु हुई तो उसके बाद क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। तो मौर्य साम्राज्य जैसे पतन हुआ तो गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं क्या कह रहा है, 185 बीसी से लेकर 240 एडी के बीच हम भारत में राजनीतिक केंद्रीकरण का अभाव देखते हैं, लेकिन 240 एडी के आसपास भारत में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। क्या हुआ, जैसे मौर्य साम्राज्य कमजोर हुआ ना, तो उसके बाद क्या हुआ ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं मौर्य साम्राज्य बहुत ही केंद्रीकृत शासन था मौर्य साम्राज्य का। उसके बाद क्या हुआ ना कि राजनीतिक जो व्यवस्था थी वो बहुत ही कमजोर हो गई। उसके बाद गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, तो गुप्त साम्राज्य को दूसरा केंद्रीय शासन माना जाता है। पीवाईक्यूज में पूछा गया है कि दूसरा केंद्रीकृत शासन या शासक कौन थे, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या है, ठीक है। तो चलिए गुप्त साम्राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग एक एक करके ढंग से पढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है गुप्त साम्राज्य भारत में दूसरा केंद्रीय साम्राज्य था। अब देखते हैं सबसे पहला शासक जो हमारे थे वो है चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, माफ कीजिए श्रीगुप्त का कार्यकाल का बात करें तो 240 एडी से 280 एडी तक इनका कार्यकाल रहा। तो श्रीगुप्त का हम सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, गुप्त साम्राज्य की, गुप्त वंश की स्थापना इन्होंने ही की थी, यानी श्रीगुप्त द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई थी। इन्होंने पहली बार महाराजे की उपाधि ली, आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मृत्यु 280 एडी में हो गई। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे क्या होता है कई बार कि आपको जैसे यहाँ पे उपाधि के बारे में पूछता है, ये उपाधि किनके द्वारा लिया गया था, या आदि पुरुष या महाराजा, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नेक्स्ट शासक जो इनके पुत्र थे वही इनके उत्तराधिकारी थे, और इन्होंने, घटोत्कच ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। उसके बाद हम देखते हैं, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घटोत्कच उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखते। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानते हैं जिनका कार्यकाल क्या है। इनका कार्यकाल की हम बात करें तो 319 एडी से लेकर 335 एडी इनका कार्यकाल है चंद्रगुप्त प्रथम का, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो पहला पॉइंट है, चंद्रगुप्त के पुत्र थे, इन्हें गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक, ध्यान रखिएगा, क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक इनको ही माना जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत में किया। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था तथा कुमार देवी के नाम से चांदी के सिक्के जारी किए। अब याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, पीवाईक्यूज हम लोग लगाएंगे तो वहां पे आपको दिखेगा।
लिच्छवी की राजकुमारी का नाम पूछ सकता है, या फिर कहाँ की राजकुमारी थी कुमार देवी, तो याद रखिएगा लिच्छवी की राजकुमारी। कई बार ये भी पूछता है कि उसके नाम से सिक्के जारी किए गए थे, तो ये किस चीज के सिक्के थे, पूछ सकता है। अगर गोल्ड के, सिल्वर के, ब्रॉन्ज के, तो आपको याद रखना है चांदी के सिक्के। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की। गुप्त संवत जो कैलेंडर जो अभी भारत सरकार फॉलो करती है। चलिए अब देखते हैं स्कंदगुप्त के बारे में, माफ कीजिए समुद्रगुप्त के बारे में। गुप्त इनके पुत्र और उत्तराधिकारी थे, सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या है, समुद्रगुप्त को काच या कविराज के नामों से जाना जाता है, एनसीईआरटी में ये लिखा गया है, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी को भी हम लोग यहाँ पे कवर किए। ये नोट्स जो है आपको एनसीईआरटी बेस पे बेस्ड है, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड है, आपको एनसीईआरटी भी यहाँ कवर किया जाएगा और हायर बस 6 to 12 तक के एनसीईआरटी का यहाँ हमने समराइज किया है, तो इससे आपको यहाँ बेनिफिट मिलेगा। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लग रहा है यहाँ कवर नहीं किया गया है, वो हम लोग पीवाईक्यू के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद क्या करा, इन्होंने संगीत और स्थापत्य को संरक्षण दिया। संगीत और स्थापत्य, बहुत ही संगीत और कला प्रेमी थे, इसलिए समुद्रगुप्त को कहा जाता है कि संगीत और स्थापत्य को बढ़ावा देने वाले शासक थे। उसके बाद इन्होंने भागवत धर्म को अपनाया। धार्मिक, या पूछ सकता है आपसे कौन से धर्म, बौद्ध धर्म लोग अधिकतर गुप्त में करेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग को याद रखना है भागवत धर्म। चलिए सिक्कों पर बीना बजाते हुए इन्हें दिखाया गया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से शासक थे गुप्त वंश के, या कौन से शासक थे भारत साम्राज्य में जिसे बीना बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इन्होंने प्रक्रमांक, पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी, ठीक है। याद रखिएगा उपाधि वगैरह बहुत ये लोग लेते थे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण भारत पे किया। कहाँ किया, संपूर्ण भारत पे। चंद्रगुप्त प्रथम क्या किए थे, वो उत्तर भारत पे, लेकिन इन्होंने संपूर्ण भारत पे किया था। थोड़ा ये लंबा आपको होगा, बट स्टिल आप यहाँ पे बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, आपको पक्का बेनिफिट यहाँ से मिलेगा। उसके बाद इन्होंने भारत का दूसरा केंद्रीय शासक माना जाता है। इन्होंने उत्तर भारत में 9 राज्य और 12 दक्षिण भारत के राज्यों को जीता था। पूछ सकता है कितने राज्य को, तो 9 राज्य यहाँ पे याद रखिएगा, और 12 जो है दक्षिण भारत के राज्य को जीता था। उत्तर भारत में 9 और दक्षिण भारत में आपको 12। चलिए अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं इसके क्या क्या है। इन्होंने दक्षिण भारत विजय के दौरान 3 नीतियां अपनाई थी, जो इस प्रकार निम्नलिखित है। ये 3 नीति अपनाई थी। अब नीति को देखते हैं, ये कौन सी नीति थी जो विजय के दौरान, दक्षिण भारत विजय के दौरान अपनाया गया था। तो 3 नीति हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला नीति ग्रहण हुआ करता था, दूसरा मोक्ष और तीसरा अनुग्रह। अब हम एक एक करके जानते हैं ये क्या होता है, ठीक है। जैसे इन्होंने विजय किया दक्षिण भारत को, तो क्या क्या ग्रहण का मतलब उस टाइम ये कहा जाता था विजित राज्य का अधिकरण। अगर किसी राज्य पे समुद्रगुप्त ने अधिकार कर लिया या अधिग्रहण कर लिया है, तो उसे हम लोग ग्रहण के नाम से जानते थे। मोक्ष का मतलब क्या होता था, राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित करना। अगर किसी राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिए जीतने के बाद, ये जीतने के बाद हम कह रहे हैं दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में क्या था कि मोक्ष कर दिए राज्य को, इसका मतलब क्या हुआ, राज्य को स्वतंत्र कर दिए, ठीक है जाओ भाई तुम स्वतंत्र हो। उसके बाद क्या है, अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब समझते हैं, पराजित राजा को राज्य सौंप देना। जो राजा हार गया है उसको राज्य को सौंप दिया गया, परंतु यह शर्त होती थी कि राजा पराजित हुआ है वह समुद्रगुप्त के अंतर्गत ही शासन करेगा। मतलब कि होता है ना कि सब ऑर्डिनेट टाइप, कि मेरे अंतर्गत ही काम करोगे, मेरे से परमिशन लिए बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो इसे अनुग्रह कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए ये तीनों चीज, पहला हो गया ग्रहण, दूसरा हो गया मोक्ष और तीसरा को है अनुग्रहण, अनुग्रह। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में कुछ और पॉइंट है, चलिए पढ़ते हैं। युद्ध के समय पराजित राजा 3 नीति अपनाता था, जो इस प्रकार निम्नलिखित है। युद्ध के समय भी 3 नीति थी। अब वो 3 नीति जो हारते थे राजा वो अपनाते थे, वो क्या था, वो था समुद्रगुप्त के द्वारा जीतने पर वो किया गया था दक्षिण भारत के लिए, ठीक है। और ये क्या है, हारे हुए राजा अपने लिए अपनाते थे, ठीक है। तो ये देखिए पहला क्या है, पहला क्या कह रहा है, आत्मनिवेदन, दूसरा है कन्योपयन और तीसरा है गुरुत मंदक। याद रखिएगा, पहला है आत्मनिवेदन, कन्योपयन और गुरुत मंदक। क्या लिखा है, पराजित राजा, पराजित शासक से निवेदन किया उसे हम आत्मनिवेदन कहते हैं। कन्योपयन मतलब होता है पुत्री का विवाह का प्रस्ताव दिया, जैसे मैं राजा हूं, मैं हार गया तो मैं अपनी पुत्री का विवाह उस राजा से करूंगा जिन्होंने मुझे हराया है, ठीक है। उसके बाद गुरुत मंदक, शासन की अनुमति मांगी। शासन की अनुमति मांगना, इसे गुरुत मंदक कहा जाता था, कि आप मेरे गुरु हैं, आप शासन करने की मुझे अनुमति प्लीज दे दीजिए, ठीक है। तो याद रखिए आत्मनिवेदन, कन्योपयन और गुरुत मंदक। आगे देखते हैं, आगे है समुद्रगुप्त के बारे में पॉइंट। मेघवर्मन श्रीलंका के जो एक राजा थे, उन्होंने समुद्रगुप्त से बौद्ध गया में मठ बनाने के लिए
आग्रह किया था या अनुमति मांगा था। इससे क्या पता चलता है कि इनका जो साम्राज्य था संपूर्ण भारत में ही नहीं, भारत के बाहर यानी श्रीलंका के राजा अगर इनसे परमिशन ले रहे हैं तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ ना कि ये राजा बहुत ही पावरफुल है, इनका प्रभाव विदेशों तक है, तो इसका परमिशन लिए थे, तो परमिशन से ही हमको ये पता चलता है। अगला पॉइंट है, इन्हें प्रयाग प्रशस्ति में धर्म प्रचार बंधु कहा गया है। प्रशस्ति मतलब क्या होता है? प्रशंसा, यानी कोई अगर राजा का प्रशंसा करता हूं तो उसे प्रशस्ति कहा जाता है। अगर प्रशस्ति किस लिए किया जाता था ना, कि कोई राजा अपने मतलब कोई प्रजा है कि राजा के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो उसे प्रशस्ति कहा जाता है। उसमें बहुत एक किताब होता था, उसमें लिखा था कि राजा मेरे ऐसे महान थे, बहुत ही अच्छे थे, तो ये प्रशस्ति इसी को कहा जाता है कि राजा की प्रशंसा में कुछ लिखना। तो इसे कहा गया है धर्म प्रचार बंधु, यानी कि धर्म का प्रचार करने वाले। उसके बाद भारत का नेपोलियन भी इन्हें कहा जाता है, किसी समुद्रगुप्त को। और कहा गया है विंसेंट स्मिथ, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, विंसेंट स्मिथ द्वारा ये किनके द्वारा कहा गया है? तो विंसेंट स्मिथ। उसके बाद कह रहा है बड़े बेटे रामगुप्त को शक शासक द्वारा पराजित कर दिया गया। ठीक है, बड़ा बेटा ये रामगुप्त था, ये हार गया। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा बेटा आया, इसके छोटे पुत्र जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय थे जो शासन थे, ये बहुत ही महान शासक बने थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त को स्किप करते हैं क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? समुद्रगुप्त के द्वितीय पुत्र थे। इसी ने गुप्त वंश इसे गुप्त वंश का महानतम शासक कहा जाता है। महानतम, सबसे महान। एक होता है महान शासक, दूसरा होता है महानतम। महानतम मतलब सबसे ज्यादा महान शासक कहा जाता है। ठीक है, किन्हें? चंद्रगुप्त द्वितीय को। इन्होंने शकों को पराजित किया और शकारी की उपाधि धारण की, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट कुछ उपाधियां हैं इनका, हम लोग देख लेते हैं। पहला है देवगुप्त, दूसरा है देवराज, तीसरा है विक्रमादित्य, चौथा है परम भागत और पांचवा है विक्रमांक। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी उपाधियां चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। अब देखते हैं अगला। इनके शासनकाल में बड़ी संख्या में दिनार चलाए गए। देखिए दिनार का मतलब क्या होता है ना, कि क्वाइंस को कहते थे, यानी कि गोल्ड क्वाइन जो होते हैं, सोने के सिक्के जो होते थे, उसे हम लोग क्या कहते थे? दिनार। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार भारत के अधिकतम भागों में किया था। इनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? क्योंकि यहाँ वास्तुकला, साहित्य, खगोल शास्त्र, गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी काफी डेवलपमेंट हो रहा था, तो इससे क्या चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया और इसीलिए इसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बनता है और उम्मीद है आगे भी बनेगा। 70वीं यूपीएससी नजदीक है तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ये आयोग का फेवरेट पार्ट है। चलिए आगे देखते हैं। इनके शासनकाल में इन्होंने मंदिर बनाने की नागर शैली को प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, नागर शैली कहाँ प्रसिद्ध है? उत्तर भारत में। नागर शैली एक शैली है, हम लोग पढ़ेंगे नागर शैली, वेसर शैली, द्रविड़ शैली। तो शैली है, अगर पूछता है कि नागर शैली किसकी मतलब कौन से शासक के द्वारा मतलब प्रोत्साहित किया गया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा प्रोत्साहित किया गया था, जो मंदिर बनाने की एक शैली थी। ठीक है, और इसे उत्तर भारत में अधिकतर ऐसा मंदिर दिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है चीनी यात्री फाइयान जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आए थे। यहां से भी क्वेश्चन बना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है? हाँ, अगला पॉइंट। अब देखिए, इनके दरबार में कुछ नवरत्न रहते थे, मतलब 9 जो नवरत्न, यानी कि नवरत्न मतलब क्या? 9 वो इंपॉर्टेंट लोग, 9 इंपॉर्टेंट लोग जो इंपॉर्टेंट है इनके लिए, इनके शासन के लिए, जो इनके शासन को बढ़ाने में काफी मदद करते हैं, इनको डिसीजन लेने में काफी मदद करते हैं। तो नवरत्न के बारे में जानते हैं। ये है हमारा जो है, ये मेरा नोट्स का कटिंग है। ठीक है, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं दिख रहा होगा बट मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले कालिदास थे, अमर सिंह थे, वारामिहिर, आर्यभट्ट, बैताल, धनवंतरी, शंकु, छपणक और घट कप्रन। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं ये कौन कौन थे। तो कालिदास एक बहुत ही महान कवि थे। उसके बाद अमर सिंह, अमरकोश एक किताब है उन्होंने लिखा था। फिर वरामिहिर पंच सिद्धांत नामक किताब लिखे थे। उसके बाद सूर्य सिद्धांत भी इनके द्वारा लिखा गया था। फिर आर्यभट्ट शून्य का सिद्धांत और आर्यभट्टियम किताब लिखे थे। बैताल एक जादूगर थे। धनवंतरी आयुर्वेद के वैद्य यानी कि फादर ऑफ आयुर्वेदा इन्हें कहा जाता है। उसके बाद शंकु वास्तुकार थे और शपणक जो थे साहित्यकार एक इंपॉर्टेंट थे और घटकरपन जो थे बुद्धिमान व्यक्ति और लेखक थे। याद रखिएगा कि नवरत्न के बारे में पूछ सकता है कि इनमें से कौन से नवरत्न नहीं थे, या ये पूछ सकता है कि पंच सिद्धांत किनके द्वारा लिखा गया था। तो आप यहां से रिवीजन करते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आयुर्वेद के वैद ये फादर ऑफ आयुर्वेदा, ये आयुर्वेद के पिता किन्हें कहा जाता था, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, धनवंतरी को, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कालिदास की कुछ ग्रंथ हैं जो इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार देखते हैं हम इसको भी। देखिए कालिदास ने कुछ ग्रंथ लिखा था, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है। देखिए अभिज्ञान शकुंतलम पहला ग्रंथ, फिर मालविका, अग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूत, ऋतु संहार, कुमार संभव और विक्रमाशयम
विक्रमोर्वशीयम। एक मिनट, यहाँ पे गलती हो गया है, इसको हम लोग इरेज करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग इरेज करते हैं। चलिए हाँ आगे देखते हैं। आगे अब क्या है, हम कुमार गुप्त के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कुमार गुप्त का सबसे पहला पॉइंट, चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे, उपाधि महेंद्रादित्य और श्री महेंद्र थे। इन्होंने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब इंपॉर्टेंट है, अब हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये करंट में है, क्योंकि नीतीश कुमार के द्वारा ये हाल ही में शिलान्यास इसका किया गया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो सबसे पहला क्या है, इस विश्वविद्यालय में महायान संप्रदाय, पूछता है किस संप्रदाय की शिक्षा दी जाती थी नालंदा विश्वविद्यालय में, तो इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि किस संप्रदाय, महायान संप्रदाय की शिक्षा दी जाती थी, इसलिए इस विश्वविद्यालय को महायान का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इस विश्वविद्यालय की पहली मंजिल कुमारगुप्त, दूसरी मंजिल हर्षवर्धन, तीसरी मंजिल धर्मपाल द्वारा बनाई गई थी। पूछ सकता है कि पहली मंजिल, क्योंकि बीपीएससी में पूछा गया था कि कुतुब मीनार की दूसरी मंजिल किसके द्वारा बनाई गई थी या मरम्मत किसके द्वारा कराई गई, तो इनको हो सकता है यहां से ये क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि ये न्यूज में है। यही ट्रेंड एनालाइज तो करना है हम लोगों को कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये वीडियो देखने का आपको यही फायदा होगा ना, कि आप ट्रेंड को भी एनालाइज करते जाओगे पीवाईक्यूज के माध्यम से, और रिवीजन भी साथ होकर चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। एक प्राचार्य थे नालंदा विश्वविद्यालय के, तो उसको शीलभद्र नाम था, यानी कि प्रिंसिपल। और क्या कह रहा है, इस विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी द्वारा 1197 एडी में नष्ट कर दिया गया था। तो बहुत ही ये दुखद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त के बारे में, थोड़ा ये बड़ा वीडियो होगा, बट आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, आपको गारंटेड बेनिफिट मिलेगा। इस वंश के अधिकतम शक्तिशाली, यानी कि अंतिम शक्तिशाली शासक थे, माफ कीजिए अंतिम शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने देवराज शकापन की उपाधि ली थी। इन्होंने हूनों को पराजित किया था। जूनागढ़ अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। हून बहुत ही शक्तिशाली थे और इनको स्कंदगुप्त द्वारा पराजित कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कानपुर में भीतरी स्तंभ अभिलेख स्थापित करवाए थे। आगे देखते हैं। इस वंश का अंतिम शासक भानुगुप्त था। विष्णुगुप्त तृतीय भी इनका दूसरा नाम है। चलिए अब क्या है, गुप्त साम्राज्य के कुछ स्रोत देख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य के विषय में किन किन स्रोतों से जानकारी मिलती है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, पुरातात्विक स्रोत देखेंगे, उसके बाद साहित्यिक स्रोत देखेंगे, और उसके बाद विदेशी विवरण देखेंगे। तो पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहला प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। प्रशस्ति का मतलब पहले मैंने बता दिया है कि प्रशंसा में, किसी राजा का अगर प्रशंसा में पहले कुछ लिखा जाता था तो वो प्रशस्ति उसको कहा जाता था। तो अगर पूछता है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है, तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। उसके बाद लेखक हरिसेन, जो कि इसके थे प्रयाग प्रशस्ति के, और ये क्या था ना कि आपको संस्कृत भाषा में इसे लिखा गया था। अगला पॉइंट है, इस अभिलेख में अशोक एवं जहांगीर के संबंध में भी जानकारी मिलती है। चलिए अब हम देखते हैं मंदसौर अभिलेख के बारे में। मंदसौर अभिलेख के बारे में बात करें तो कुमार गुप्त के जो आपको अचीवमेंट है उसके बारे में इसमें बताया गया है, जिसके लेखक थे वत्स भद्री। चलिए अगला पॉइंट, महारौली स्तंभ जो कि दिल्ली में है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताता है। उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख के बारे में बात करें तो ये स्कंदगुप्त के उपलब्धियों के बारे में बताता है। अब चलिए साहित्यिक स्रोत कुछ है वो हम लोग देखते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में भी गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले जैन ग्रंथ में भी लिखा गया है, बौद्ध धर्म में भी लिखा गया है। मुद्रा राक्षस या देवी चंद्रगुप्तम, वायु पुराण, कथा सरित सागर जो कि इंपॉर्टेंट है, और विरहत कथा मंजरी में भी इसकी जानकारी मिलती है। अगर पूछता है कि कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था समुद्रगुप्त के द्वारा। वृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया था। कई बार क्वेश्चन रिपीटेड यहां से आए हैं, इसलिए इसको स्टार मार्क कीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है विदेशी विवरण। कुछ विदेशी विवरण भी थे, जैसे कि पाहियान आए थे, फूको की एक किताब है, उसमें लिखा गया था गुप्त साम्राज्य के बारे में, ठीक है। जो प्रीवियस जो क्वेश्चन लगाएंगे ना उसमें हम लोगों को पता चल जाएगा। हुएनसांग सी यू की, ठीक है, हुएनसांग के विषय में सी यू की के बारे में सी यू की से जानकारी, मतलब हुएसांग ने सी यू की अपनी पुस्तक थी उसके बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में लिखे थे अपनी सी यू की पुस्तक में। चलिए थोड़ा नाम अजीब है बट स्टिल वी शुड रिमेंबर। उसके बाद देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो गुप्त साम्राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। पहला क्या है, दिनार। दिनार मतलब क्या होता है, गोल्ड कॉइन्स को दिनार कहते थे, और रुपया का सिल्वर कॉइन्स को कहते थे। गुप्त शासकों को एक बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे। मतलब गुप्त शासक, अगर पूछता है सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो गुप्त शासक द्वारा जारी किया गया था। चलिए अगला पॉइंट है मंदिर की नागर शैली। मैंने बताया नागर शैली गुप्त साम्राज्य के द्वारा प्रसिद्ध किया गया था। अब देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ नोट्स का कटिंग है वो हम लोग देखते हैं। तो पहले क्या था कि साम्राज्य, सबसे पहले देखिए अभी का स्टेटस क्या है कि हम लोग का जैसे क्या होता है ना कि एक देश होता है, ठीक है, देश होता है,
माफ कीजिए एक मिनट। हाँ, सबसे पहले क्या होता है ना, एक देश होता है, उसके नीचे प्रांत या स्टेट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट होता है, परंगना होता है, फिर गांव होता है, जो अभी का सिचुएशन है। पहले गांव सबसे नीचे, उसके ऊपर परंगना, डिस्ट्रिक्ट, प्रांत, फिर देश। वही चीज पहले हम देखते हैं तो सबसे पहला और सबसे बड़ा क्या होता था, साम्राज्य हुआ करता था। उसके नीचे भुक्ति, जो प्रांत, अभी का जो प्रांत यानी स्टेट, उसको भुक्ति कहा जाता था। विषय या आहार आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था, परंगना वित्त को कहा जाता था, और गांव को ग्राम, जो इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं भुक्ति के जो अध्यक्ष थे, साम्राज्य के अध्यक्ष तो सम्राट या महाराज होंगे, ये तो सिंपल सा बात है। और उसके बाद अगर हम बात करें भुक्ति, भुक्ति के अध्यक्ष को उपाड़िक कहा जाता था, विषय आहार विष्पति, और वित्त का वित्तपति, और ग्राम का ग्रामपति, ग्रामिक, माफ कीजिए ग्रामिक। तो इनके अध्यक्ष के नाम को भी आपको रिवाइज करना है। चलिए अगला देखते हैं, अगला कुछ इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ केंद्रीय मंत्री थे, ठीक है, वो जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया है। देखिए सबसे पहले जो केंद्रीय मंत्री में महाबलाधिकृत थे, दूसरा महादंडनायक, तीसरा संधि विग्रहक, और चौथा दंड दंड पाशिक, पांचवा महाप्रतिहार, और छठा विनय स्थिति, और यहाँ पे सातवां भंडारागृहित, भंडारागृहित। चलिए अब देखते हैं महाबलाधिकृत, सेना के जो सेनापति हैं उसे कहा जाता था न्यायाधीश, महादंडनायक, युद्ध के बाद संधि करने वाले को संधि विग्रहक, पुलिस विभाग का प्रमुख दंड पाशिक, राजमहल से संबंधित मंत्री को महाप्रतिहार, और शिक्षा विभाग के प्रमुख को विनय स्थिति, और राजकोष के अधिकारी को भंडागाराधिकृत कहा जाता था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब कुछ टैक्सेस के बारे में देखते हैं। यहाँ पे कुछ कर लगाए गए थे क्योंकि राज्य को चलाने के लिए कर की आवश्यकता होती है, तो कर को कुछ नाम दिया गया था। सबसे पहला जो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहला जो नाम है वो भट्ट। भट्ट का मतलब हो गया पुलिस टैक्स, प्रत्यय का मतलब हो गया कस्टम ड्यूटी, और भाग का मतलब हो गया 1.6 उपज का भाग को लिया जाता था भाग। और भोग, राजा का जो भाग होता था, जो राजा लेते थे उसको हम लोग राजा का भाग यानी कि भोग कहा जाता था। और उद्भाग, सिंचाई कर को उद्भाग कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या है कि हम लोगों ने सारे जो पीवाई सारे जो है चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए गुप्त साम्राज्य के। अब हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यूज को यहाँ पे लगाएंगे 92 से लेके 2023 तक। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला सवाल हम देखते हैं, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा अपने बड़े भाई की हत्या करके ये शासन प्राप्त किया गया था। ये 67 बीपीएससी में पूछा गया है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान आंसर है इसका, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये देखिए 59 से 50, 56 से 59 बीपीएससी प्री 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त साम्राज्य जिसे हुणों को पराजित किया था, मैंने पढ़ाया है जस्ट, का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। देखिए 53वीं और 55वीं बीपीएससी में रिपीटेड है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे का सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? काफी आसान आंसर है इसका, कुमार गुप्त के द्वारा इसे स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, इसका आंसर क्या होगा? ये आंसर है गुप्त। गुप्त के समय ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। आगे देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय इसलिए विश्व प्रसिद्ध था, क्यों प्रसिद्ध था भाई? तो प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। नेक्स्ट है, नालंदा नालंदा नव नालंदा विहार किसके लिए विख्यात है? देखिए रिपीटेड यहाँ पे कितना बार क्वेश्चन है। ऑप्शन सी, पाली अनुसंधान संस्थान से, याद रखिएगा। देखिए क्या हो रहा है ना कि नालंदा विश्वविद्यालय अभी न्यूज में है क्योंकि उसका फिर से अनावरण किया गया है, इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय का यहाँ क्वेश्चन हमने बार बार लगाया है। जो भी क्वेश्चन बन रहा है ना, और वैसे भी फेवरेट है आयोग का, तो यहाँ से तो आएगा, एकदम गारंटेड रखो, यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा, 100% श्योर है। एग्जाम के बाद हम यहाँ पे एक वीडियो लगाएंगे, उसमें प्रूफ के साथ बताएंगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आया था। चलिए आगे देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुसलमान, ठीक है, यानी कि मुस्लिम आक्रमण जो था विनाश का कारण था, ठीक है। चलिए, क्योंकि 1197 में हमने बताया कि एक बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे विनाश कर दिया गया था, आग लगा दिया गया था। आगे का सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, कथन और कारण है, क्योंकि बीपीएससी जो अब यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो कर रही है, तो हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन है। देखिए 1996 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो कितना बड़ा क्वेश्चन है। चलिए बड़ा है बट से डरना नहीं, आसान है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा विहार महाविहार का पतन हो गया, बिल्कुल सही, ये सही है। चलिए आप कथन पढ़ते हैं। इसमें क्या करना है ना, अगर कथन और कारण में आप फंसते हो तो यहाँ पे बीच में ना बिकॉज लगा दो, यानी कि क्योंकि लगा दो। क्योंकि लगाने से ना आपको कथन और कारण स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं और कथन देखते हैं क्या है। कथन आर
महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था? उपयुक्त दोनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा एक सही और एक गलत, यानी कि ऑप्शन सी। एक सही है और एक गलत है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का सवाल। चलिए फिर से कथन है, विचार करना है। फाइयान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। हुएनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का यात्रा किया था। इसमें से पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, उसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए दोनों ही गलत है। देखिए फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? आसान है इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है, चीनी यात्री सुंगयोंग भारत की यात्रा कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 515 से 520। आगे आगे का सवाल है, चीनी यात्री इति सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिहार का भ्रमण जो इन्होंने 650 में किया गया था, किनके द्वारा? इति सिंह के द्वारा। याद रखिएगा बिहार स्पेशल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ऑप्शन के मुताबिक गुप्त काल ही होना चाहिए, क्योंकि गुप्त काल ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, यानी एक से अधिक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कल्याण भी किया जाता था, ताम्रलिप्त और भचौड़ भी किया जाता था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए आगे बढ़ते हैं, एबीसी इसका आंसर है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो काफी आसान, गुप्त वंश के ही शासक थे तो बहुत ज्यादा दान दिए थे। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो 39 बीपीएससी 1994 में पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, गुप्त गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ठीक है, क्या था इसका जो पूछ रहा है? तो उपज का एक चौथाई भाग, यानी कि 1/4 से लेके 1/6 तक भाग था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, जो सीडीपीओ 2022 में पूछा गया। देखिए नजदीक का क्वेश्चन है, 2022 हो सकता है यहां से पूछे। गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी, किसके द्वारा? कुषाणों, सातवाहनों, शको, मौर्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा सातवाहन। तो सातवाहनों द्वारा सबसे ज्यादा ये जारी किया गया था। अब हम गुप्तोत्तर काल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विम खटफिसेस। ठीक है, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिसेन। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ जो पॉइंट्स हमने वहां नहीं कवर किया था, हम लोग पीवाई क्यूज में करेंगे, तो इससे क्या होगा ना, बेनिफिट मिलेगा। तो सारा जो भी पोर्शन कवर नहीं किए गए, सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेंगे। और देखिए ये पूछा गया था प्री 2022 में सीडीपीओ के एग्जाम में, क्योंकि बीपीएस आयोग का ही क्वेश्चन है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर क्या कह रहा है कि कला की गंधार शैली निम्न में किस समय में फली फूली? मतलब गंधार शैली किन के समय में? ये तो गुप्त हो जाएगा ना, गंधार गुप्त होगा नहीं, कुषाण होगा। चलिए ये कुषाण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर कुछ गलत हो तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? किसे कहा गया है श्री पर्वतीय? तो इसका आंसर हो जाएगा इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? ये आंसर है, गुप्त उत्तर काल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, तो पुष्यभूति द्वारा किया गया था। कि कवि बाण निवासी कहाँ का था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थानेश्वर का था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्रा ने भारत की यात्रा की थी? हुएनसांग द्वारा इसकी यात्रा की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुएनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन सा था? ठीक है, इसका पूछा सबसे प्रसिद्ध, तो मथुरा था सबसे प्रसिद्ध। क्या था? सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए क्या था कि इसका आंसर, वैसी भूमि जो किसी के संरक्षण में नहीं होती थी उसे अपरहत कहा जाता था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि इसका जो आंसर है धनवंतरी को कहा जाता था, मैंने आपको पढ़ाया था कुछ देर पहले। आप देखिए, चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? आसान है, ऑप्शन डी होगा ना, मैंने अभी जस्ट बताया, नालंदा विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है, आगे है यहीं पे सेशन को खत्म करने का एक टेम्पलेट। ठीक है,
तो इसी के साथ यहाँ पे ये सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।